नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष पेशकश चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, हम हमेशा की तरह आपसे जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर के आते हैं। हमारी आज की जो चर्चा है वो आधी आबादी पर है। आधी आबादी यानी हमारी महिलाएं। हमारी आज की इसकी जो चर्चा है उसका जो विषय है वो है स्त्री सशक्तिकरण। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाक्षकी चौधरी जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अतीक जी। और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, दरअसल आज हम ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं की स्थिति में जो हेल्थ इश्यूज हैं उस पर ध्यान देने की बात कही गई। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो महिला माँ वाउचर की योजना हो, उसके अलावा जो अगर सशक्तिकरण की बात आती है तो कृषि से संबंधित अगर आप देखिए तो जो है ड्रोन दीदी की बात आ जाती है, लखपति दीदी की बात आ जाती है। और इस साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई। क्योंकि अगर आप पूर्व में देखिए तो हमारे घर की जो माएँ बहनें हुआ करती थीं वो चूल्हे में फूंकते फूंकते उनको कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती थीं, लेकिन सरकार ने उनको एक संबल दिया और सिलेंडर के नाम से उनको एक बल दिया, जिसका नतीजा आज है कि पूरे देश भर में 12 करोड़ परिवार कम से कम आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीमारी से बच रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कुछ स्कीमें हैं, चाहे वो शिक्षा की बात कही जाए, रोजगार की बात कही जाए, या फिर अगर हम रक्षा क्षेत्र की भी बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां पर हमारे देश की महिलाओं ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, अगर हम बात करें कर्नल सोफिया की या फिर व्योमिका सिंह की, उन्होंने जिस तरीके से जो मजबूती से हमारा जो परचम लहराया वो बिल्कुल आपके सामने रहा है। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, आपसे जिस तरीके से हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो सशक्तिकरण की बात हो रही है इसको आप कैसे परिभाषित करती हैं? महिला सशक्तिकरण है क्या? देखिए अतीक जी, मैं आपको और दर्शकों को बताऊं जी। महिला सशक्तिकरण है कि महिलाओं, अभी आपने कहा कि आधी आबादी महिलाओं की ही है इस देश में। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस देश में आई है और मोदी जी ने महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और उनको समाज में एक आयाम देने के लिए उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं और उनको सशक्त करने के लिए। पहले महिलाएं इतना ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में महिलाएं इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और केंद्र में यहाँ और राज्य में भी कई योजनाएं चलाकर और उन्होंने इस तरीके का उनको सशक्त करने का प्रयास किया है जी। इस दृष्टि से मैं इसको देखती हूं। मैडम, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की उस टाइम पे भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल फिलहाल में ही 75वां जन्मदिवस जो है बीता, उसके बाद में ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि जो महिलाएं हैं पहले उनके स्वास्थ्य की जो है चिंता की जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में पूरा परिवार हमेशा से सही रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी और किस किस स्तर पर काम किया जा रहा है महिलाओं के? देखिए, क्योंकि आधी आबादी अभी हमारी महिलाओं की है, जैसा आपने कहा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत का जी। और विकसित भारत में महिलाएं जो हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं जी। जब नारी ही घर में जो घर की धुरी जो होती है वो नारी होती है, एक माँ, बहन, बेटी, तीनों में वो भूमिका अदा करती है। एक स्वस्थ नारी ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकती है, सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। जब तक वही स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार स्वस्थ नहीं होगा, परिवार स्वस्थ नहीं होगा तो हम समृद्ध और एक सशक्त भारत का सपना देख ही नहीं सकते जी। इसकी एक टैगलाइन भी है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ही है विकसित भारत का आधार। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बखूबी बताया कि इसकी जो टैगलाइन है उस टैगलाइन को लेकर के सरकारें काम कर ही रही हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण स्तर पर जाते हैं, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जब दौरा करते हैं, कई बार कुछ चीजें रहती हैं जहां पर लगता है नहीं, यहाँ पर अभी और काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, पहली पंक्ति में आप महिलाओं के लिए मदद करती हैं, कई सारी योजनाएं लेकर के आप उन तक जाती हैं। कहाँ कुछ कमियां आप देखती हैं कि काम करने की जरूरत है और कहाँ पर काम हो चुका है? इन दोनों पहलुओं पर आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, पहले तो हो चुका है, मैं उस पर आऊंगी। होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो हमारा काम महिलाओं के को साथ लेकर और महिलाओं के लिए ही है जी। और जब हम देखते हैं तो वहां पर इस समय हेल्थ सेक्टर में जो स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं
वो और उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM महिलाओं को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य की सेवाएं अपने उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कई स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं वो भी महिलाओं के लिए बड़ी लाभदायक हैं। जी। महिलाओं के लिए नहीं, जो मातृ एवं शिशु दोनों के लिए, बाल विकास, महिला एवं बाल विकास दोनों के लिए योजनाएं चल रही हैं। जी। जैसे कि मातृ जननी सुरक्षा योजना है, मातृ वंदन योजना है, इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष जिसमें टीकाकरण को लेकर के है। ऐसे ही मातृ वंदन योजना है केंद्र सरकार की, उसमें महिला जब से प्रेगनेंसी से लेके और जब तक वो बर्थ देगी बच्चे को, और उसके जन्म देने तक, और उसके भी 3.5 महीने तक केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उसको एक भरण पोषण के लिए पैसा देती हैं। साथ में उसको, क्योंकि अभी मोदी जी ने मिलेट्स को लेकर भी बहुत चर्चा में आए हैं और उनका एक इसमें दृष्टिकोण भी है, तो उसको लेकर भी उसको दलिया, खिचड़ी ये भी उपलब्ध कराएंगे। साथ में जब बच्चा, क्योंकि वो स्तनपान कराएगी तो उसको पोषण, शिशु को भी पूर्ण पोषण मिले, इसके लिए भी 3.5 महीने तक उसको ये खिचड़ी और दलिया और उसको कुछ राशि सरकार जो देती है वो उपलब्ध कराएगी। तो ये जब ऐसी पहल वहां आती हैं तो महिलाएं, और साथ में आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं, आशा जो हैं, आशा सहयोगिनी जो होती हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर माँ कार्यक्रम चलाती हैं जी, और उसमें महिलाओं को सामुदायिक केंद्र पर एकत्रित करती हैं। और उसमें आप अतीक जी, मैं आपको बताऊं, उसमें 3 वर्ग उन्होंने करे हुए हैं, जिसमें घर में विभाजित किया हुआ है, और वो तीनों ही वर्ग वहां आते हैं, जिसमें नई जो जन्म देने वाली माँ है वह, साथ में वो दादी नानी जो होती हैं वो, और वो बालिकाएं जिनके जो शादी तक, जिनकी शादी होने वाली है या होगी, तो उसमें वो सबको ये ध्यान देती कहती हैं कि जो नई माँ है बनी है उसको स्तनपान कैसे कराना है, उसको बच्चे को आगे कैसे उसको पालना पोसना है, इसके बारे में बताती हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं घरों की, उनको बताया जाता है कि उनको अपनी पुत्र वधुओं को कैसे रखना है, पुत्रियों को कैसे रखना है, शादी की एक उम्र होनी चाहिए, बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये नई एक माओ को बताती हैं। साथ में जो बालिकाएं हैं, जिनकी युवा उम्र की जो तरुणियां हैं, उनको भी बताया जाता है शिक्षा के लिए उनको। साथ में आजकल ग्रामीण क्षेत्र में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर बहुत जागरूकता है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील उड़ान योजना। लक्षिता जी, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं के लिए मिलेट्स योजना लेकर के आई है सरकार, और जो है क्योंकि मिलेट्स के जो उत्पाद बनते हैं आमतौर पर देखा जाए तो वो ज्यादातर महिलाएं ही उसमें जुड़ी हुई हैं। कई बार स्वयं सहायता समूह की बात आती है। अभी जयपुर में ही एक जो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें स्वयं सहायता की जो महिलाएं होती हैं उनको सरकार कुछ लोन देती है, कुछ ऋण देती है, ताकि वे स्वयं का रोजगार कर सकें। उसके साथ ही साथ जो भी वो स्टार्टअप लेकर के आना चाहती हैं, अब उसमें आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का जो है लोन ले सकती हैं। ऐसे में सशक्तिकरण होता है। तो मैडम, ये जो स्कीम है ये कैसे काम कर रही है और कितना ज्यादा महिलाओं को सशक्त कर रही है, कितना ज्यादा आर्थिक संबल प्रदान कर रही है स्वयं सहायता समूह? देखिए, स्वयं सहायता समूह से जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जो राशि मिलती है वो कुछ एक तो टुकड़ों में मिलती है, ठीक है, साथ में उसमें लोन जो मिलता है या जो लोन मिलता है वो भी एक कम ब्याज दर होती है, तो वो भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही मतलब फ्रूटफुल चीज हो जाती है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ मिलेट्स की उपलब्धता ज्यादा है और वो महिलाएं वहां से सीधे जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलती हैं वो उनके लिए ज्यादा लाभकारी है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर मैडम हम अगर थोड़ा एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हुए, तब से लेकर अब तक अगर हम स्थिति की बात करते हैं महिलाओं की, तो तब आज 11 साल तकरीबन 11 साल पहले की जो स्थिति थी महिलाओं की और आज 11 साल के बाद में वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, 11 साल में मोदी जी ने महिलाओं को तो बहुत आगे बढ़ाया है जी, क्योंकि अभी 50% एक हिस्सा आबादी का महिलाओं का ही है। और ऐसे मुझे लगता है देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री आए हैं मोदी जी जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है जी, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया है, की योजनाएं बनाई हैं और उनको सशक्त भी किया है। इसमें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उज्ज्वला योजना है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ना महिलाएं सर पे रख के लकड़ियों का बोझा लेके आती थी,
जलाती थी, उससे टीबी जैसे रोग उनको होते थे, उसके बारे में इतना ग्रास रूट स्तर तक यदि कोई सोच रहा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं तो इसको नमन करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, मतलब सरकारें सोचती ही नहीं थी महिलाओं के बारे में। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय और ढीढ़ सी थी। लेकिन अब क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे भी काम करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र दोनों में ही मोदी जी की सरकार आने से, साथ में अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, एक लाड़ो प्रोत्साहन योजना चलती थी जिसमें जन्म से लेकर और बालिग होने तक उसको पैसे मिलते थे। अभी भजनलाल जी की सरकार आने के बाद उसमें पिछली सरकार उसको 50,000 रुपए ही देते थे जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक का था, लेकिन अभी भजनलाल जी की सरकार ने उसको 1.5 लाख रुपए तक का कर दिया है और जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक की उसकी शिक्षा पूरी करें। स्कूटी योजना भी काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि जो बच्चे होते थे जो पढ़ाई करने के लिए कई बार आने जाने के लिए उनके पास साधन नहीं हुआ करते थे, उनको स्कूटी देकर के कहीं ना कहीं संबल प्रदान किया है और वो हायर एजुकेशन में आ रही हैं। क्या लगता है इसका कुछ सकारात्मक असर पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम डेटा निकाल करके देखते हैं तो अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो क्या महिलाओं की या जो बच्चे उनकी शिक्षा में कितना कुछ प्रभाव है? हाँ, बहुत प्रभाव आया इस स्कूटी योजना से, क्योंकि एक तो क्या है, बच्चियों के लिए वो बहुत सुलभ हो गई स्थितियां, अब अपने साधन से वो आ सकती हैं विद्यालयों, स्कूल्स और कॉलेजेस तक। पहली बात तो क्योंकि पहले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आती थी या आती ही नहीं थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को आज भी इतनी छूट नहीं होती है कि वो ना वो सेफ्टी समझते थे, लेकिन अब चूंकि बच्ची आ सकती है और जा सकती है, ऐसा तो ये अथक प्रयास जो भजनलाल जी की सरकार में जो हुआ है ये, और सेंट्रल से भी जो गवर्नमेंट से भी जो प्रयास बच्चियों के लिए हो रहे हैं वो मतलब कहने ही, उनका तो कहना ही क्या है। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से सरकारें बेशक बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, लेकिन अगर हम मास लेवल की बात करें, अगर जैसे आप जैसे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, किस किस तरह के काम करने की आवश्यकता ताकि उनका पुनरुत्थान हो सके? देखिए, अभी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी दोनों क्षेत्रों में हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर ही बहुत काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने तो इस पर बहुत काम कर रहे हैं और योजनाएं बहुत करी हैं, लेकिन हमें भी साथ में आमजन को, एनजीओज को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, सबको मिलकर एक अथक उनके जो उनका सपना है विकसित भारत का, वो तभी सफल हो पाएगा जब हम ये हेल्थ और एजुकेशन पर हम लोग ध्यान ज्यादा देंगे। रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं अगर आप कुछ साल पहले देखिए तो रोजगार में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, नौकरियों में नहीं होती थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हमारी महिला शक्तियों ने आकर के रिप्रेजेंट किया और सारी चीज की अपडेट दे रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी ऐसे में। तो अगर रोजगार की बात की जाए तो वर्तमान में क्या लगता है आपको कि रोजगार के कितने अवसर महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं? ठीक है, सरकार काफी कुछ चीजें दे, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, कुछ प्राइवेट रोजगार की बात की जाए, स्टार्टअप की बात की जाए, उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जब हम काम करते हैं तो मोदी जी तो महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, और आपको बताऊं अतीक जी, इस समय तो मोदी जी महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि हमारी भारत की वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। और चूंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही बहुत उन्होंने काफी प्रयास किए हैं, कई योजनाएं भी आई हैं जिसमें उन्होंने, और साथ में महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने काफी प्रयास किए हैं, कई योजनाएं भी हैं। और महिलाओं की स्थिति में देखती हूँ अब चूंकि रोजगार उनको सुलभता से मिल रहा है। कई बार देखने को बात आती है जब महिला स्वास्थ्य की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव महिलाओं के अंदर काफी कुछ देखा जाता है। कई बार जब आत्महत्या करने की खबरें आती हैं तो इसमें महिलाओं का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको कि कहाँ पर कुछ कमियां रह जाती हैं कि उनको इतना मानसिक प्रताड़ना, मानसिक तनाव झेलना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो वो गलत कदम उठा लेती हैं? कहाँ काम करने की जरूरत है सरकारों को भी और आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है उनको? देखिए अतीक जी, हम जब ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं और हम कई महिलाओं से मिलते भी हैं, हम लोग उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम चलाया है 17 सितंबर से, उसमें भी उन्होंने आयुष मंत्रालय को योग और उसके लिए भी कहा गया है जो महिलाओं के मानसिक तनाव को कम करने के लिए होगा। साथ में जीवन शैली को भी, महिलाओं को आजकल जीवन शैली भी अपनी बदलनी होगी जिससे मानसिक तनाव कम हो।
चूंकि मैं देखती हूँ हम लोग काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ ही, तो जो महिला बाहर काम कर रही है वो तो दो तरीके के तनाव झेल रही है, क्योंकि वो अपने ऑफिस का भी झेल रही है और घर का भी झेल रही है। लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं आजकल उनको भी कोई इतना पूछ नहीं रहा है, उनको भी तनाव अधिक होते हैं, क्योंकि घर में बहुत तरीके की बातें हो जाती हैं घरेलू जो होती हैं, तो उसको घर का काम भी करना है, परिवार भी देखना है, उसको स्वास्थ्य का भी देखना है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। आप देखेंगे, एक रेशियो निकालेंगे, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, वो बीमार ज्यादा हैं मानसिक तौर पर। उसका कारण है कि वो पहले जो माँ है ना, वो माँ भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, तो वो पहले अपने स्वास्थ्य से ज्यादा पहले परिवार के स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान देती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें घरेलू जो महिलाएं हैं, ऑफिस गोइंग जो महिलाएं हैं वो तो साथ साथ, लेकिन घरेलू महिलाओं पर भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, कई बार उनके साथ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हिंसा की बात कर लीजिए या किसी और तरीके की बात कर लीजिए। ऐसे में अगर हम कुछ प्रावधानों की बात करें या महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, क्या कुछ जो है उनको पनिशमेंट देने के लिए जो अपराधी होते हैं, तो उसके लिए कुछ जानकारी अगर आप देना चाहें तो। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए इस समय तो दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बहुत उत्तम स्तर पर इसको मतलब संभाला हुआ है। और निर्भया कमांड सेंटर्स हैं, इसके अलावा कालिका पेट्रोलिंग टीम है, ये बनाई हुई है। इसके अलावा कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर जो हैं वहां पे पुलिस हमेशा तैनात रहती है। इस स्थिति में तो मैं देखती हूँ कि दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत अच्छे अथक प्रयास किए गए हैं। हम पूर्व में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती थी वो राजनीति में थोड़ी बहुत कम पिछड़ती हुई नजर आती थी। अभी बातचीत आप कर रही थी, आपने बताया कि जिस तरीके से मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको भागीदारी देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रिजर्वेशन भी लेकर के आए हैं। क्या लगता है आपको, ये जो महिला आरक्षण लेकर के आया गया है, हाल फिलहाल में वो उसे लागू भी कर दिया जाएगा, कितनी कुछ स्थिति बदलने वाली है महिलाओं की, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए अतीक जी, मैं आपको बताऊं, भारत में हमेशा से पितृसत्तात्मक समाज रहा है और ये पहले नहीं था। जब हम हमारी पिछली रामायण महाभारत ये जब हम उठा के देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि हमेशा पुरुष से पहले नारी का नाम रहा है। जैसे सीता, राम, राधा, कृष्ण, ये नारी का नाम रहा है। लेकिन जब मुगल आक्रांता आए और इसके अलावा आक्रांता आए तो महिलाओं की स्थिति जो है वो दयनीय होती चली गई। और वो जब बहुत सारी, फिर भारत आजाद हो गया और भी चीजें हो गई, लेकिन सरकारों ने महिलाओं के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब से मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया, तो मैं तो कहती हूँ कि ये 50% जो आरक्षण महिलाओं के लिए आया है और मोदी जी का जो महिलाओं को एक प्रोत्साहन देना है, तो ये तो बहुत एक अथक उनका प्रयास है और उनके पहल, ये इतनी अच्छी पहल महिलाओं के लिए उन्होंने की है। और आप देखिएगा, भारत जरूर 2047 में विकसित होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को एक पार्ट माना है देश का। इससे पहले सरकारों ने महिलाओं को एक पार्ट माना ही नहीं था देश का। महिला जो है, आपने अभी कहा, जैसे अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें हमारी दोनों महिलाओं ने, कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने, कितनी अच्छी एक पहल देश के सामने लाके रखी थी। तो मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए तो इस सरकार ने अथक प्रयास किए। महिलाओं की बात हो रही है तो अभी जिस तरीके से जो नवरात्रि शुरू हुई है, 22 तारीख से ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लेकर के आई। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती है, सबसे पहले उनके घर से, उनके चूल्हे से, उनके त्योहारों से इस चीज की शुरुआत की कि जो टैक्स स्लैब था उसको जो कम कर दिया गया, जीएसटी स्लैब था उसको में बदलाव किया गया। मात्र 5% और 12% का जो है समय टैक्स लगा रखा है। ऐसे में क्या लगता है कि आपको इससे क्या कुछ बदलाव, आपके घरेलू, अगर हम आपके किचन की बात करते हैं, आपके घर की बात करते हैं, छोटी मोटी चीजों में कितना कुछ लाभ हो, कितना कुछ बदलाव देख रही हैं आप? नहीं, बदलाव बहुत है। जीएसटी हटने से किचन में तो बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जो पहले राशन का सामान जो अधिक दामों में आ रहा था वो कम में हो जाएगा। तो महिलाएं तो इसके लिए तो बहुत आभार है, हम तो मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जीएसटी को कम किया है। और निर्मला सीतारमण जी का भी करते हैं, क्योंकि वो महिला होने के साथ साथ उन्होंने वित्त मंत्री भी हैं हमारी, तो उन्होंने भी महिलाओं की समस्या को समझा है। राशन तो जो है महिलाओं का है ही है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हुए और अपने वाहन है, इन पर भी अब तो महिलाएं वाहन भी चलाती हैं,
तो वाहनों में भी कम करके जीएसटी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से सरकार महिलाओं के साथ साथ पूरे देश भर की जो जनता है सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। मैडम, आप एक स्त्री हैं, माँ भी हैं, काफी कुछ जिम्मेदारियां आपके पास भी रहती हैं, तो ऐसे में आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपके घर में भी बच्चे हैं, सभी लोग चलाते हैं, तो ऐसे में जो सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का जो यूज है उसको किस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण से आप उसको यूज करते हैं, बच्चों को कैसे अवेयर करते हैं कि मोबाइल कितना देखना चाहिए कितना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, फोन ना देने पर वो हिंसक हो जाते हैं या फिर इस तरीके से प्रवृत्ति दिखाने लगते हैं, कैसे डील करना चाहिए? जो हमारे जो आधी आबादी हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कैसे कुछ आप जवाब देना देखिए चाहिए? बच्चे, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा बेटा है और बच्चों को भी हम लोग, मैं घर में भी हम लोग यही समझाते हैं कि मोबाइल जितना कम से कम हो जाए उतना कम देखें। साथ में बच्चों को मैं सोचती हूँ एजुकेशन तो अभी इस समय पे सब हावी है ही है सबके माइंड में, लेकिन बच्चों को खेल में जितना हम लगा देंगे ना, पहले हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग बाहर कितना खेल के आते थे, आउटडोर गेम्स बहुत होते थे। अब आफ्टर कोविड आउटडोर गेम्स जो है वो कम हो गए, इंडोर गेम्स बहुत हो गए। तो मैं तो ये प्रयास करती हूँ और मैं जनता से भी यही कहना चाहती हूँ, अपने दर्शकों से, कि बच्चों को अधिक से अधिक आउटडोर गेम्स के लिए उनको प्रोत्साहन करें, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्विमिंग हो गई। उससे क्या है, बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही सही रहेगा। जी तो जिस तरीके से मैडम हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो कई बार चीजें निकल करके आती हैं कि जो सशक्तिकरण है उसमें आप जो है क्या कुछ भूमिका, जैसे कुछ मानसिक चीजें रहती थी, जैसे अगर पूर्व में बात की जाए तो फैमिलीज होती थी, महिलाओं को घर निकलने नहीं देती थी, लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिया जाता था। क्या लगता है आपको आज के दौर में क्या ये चीजें खत्म हुई हैं? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? जी, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखती हूँ। महिलाओं को, यहाँ तक कि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चियां अब ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के शहरों में भी आ रही हैं और अब आप देखेंगे कि बहुत सारी नौकरियों में महिलाएं अब आपको अधिक मिलेंगी जी। और यहाँ अपना बिजनेस भी कर रही हैं, रोजगार भी चला रही हैं और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जो अपने घर परिवार को भी अपने रोजगार के माध्यम से महिलाएं चला रही हैं। तो मैं तो इसे सकारात्मक पहल सरकार की कहूंगी कि उसके लिए उन्होंने सकारात्मक पहल की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आपके नजरिए से क्या कुछ करने की जरूरत है? चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो, किन किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है ताकि वो खुद सशक्त बन सके और उसके साथ साथ परिवार समाज को साथ में ले चल सके? देखिए, चूंकि मोदी जी का ये विकसित भारत का सपना है, 2047 तक इसमें हमें लेके जाना है, विकसित भारत इसको बनाना है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये तो है ही है। साथ में महिलाओं का मेंटल स्टेटस इस समय पे जो है, मानसिक तनाव से यदि महिलाएं बहुत कम होंगी तो ये महिलाएं इस ओर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। स्वास्थ्य नारी होगी तो वही सशक्त भारत का निर्माण कर सकेगी। तो ये इसको लेकर के मैं एक आपको अतीक जी उदाहरण भी देना चाहती हूँ स्वास्थ्य के लिए, कि हमारे भारत का इस समय डंका कितना बजा हुआ है स्वास्थ्य को लेकर के, कि अभी एक इंस्टाग्राम पर एक अमेरिकन महिला ने जो भारत में काम कर रही थी पिछले 2 वर्ष से, उसने भी लिखा है कि वो किचन में काम कर रही थी और उसका उंगली कट गई। तो उसने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि भारत में कितनी जल्दी सुगमता से मुझे हॉस्पिटल मिला और कितने कम बजट में, मतलब उसको 50 रुपए में उसको इलाज मिल गया। जबकि उसने लिखा है कि हमारे अमेरिका में तो जो हेल्थ पॉलिसी है उसका प्रीमियम ही $1000 से $2000 आता है। तो ये मोदी जी की स्वास्थ्य को लेकर के जो योजना है और उसका जो पूरे विश्व भर में जो डंका बज रहा है वो मतलब बिल्कुल, मतलब अतुलनीय है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अभी आप कह रही थी, लक्षिका जी कह रही थी कि जो अमेरिकन एक जो लड़की थी जिसको जो है चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब वो इलाज कराने के लिए गई, 50 रुपए में मात्र उसका इलाज हो गया। क्योंकि वो बिल्कुल, अगर आप उसको डॉलर में देखें तो कहीं वो आधे डॉलर के करीब में उसका इलाज हो गया। क्योंकि जिस तरीके से अगर वो अपने देश की बात करती है, सुगमता से उसको बहुत जल्दी त्वरित उसको जो है इलाज मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि जो आधी आबादी है महिलाएं, उनको जो है शिक्षा से जोड़ना है, स्वास्थ्य से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है, उसके साथ ही साथ समाज के साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाना है, जिसका नतीजा है कि आज चाहे वो शिक्षा की बात हो, इसके साथ ही साथ सेना की बात हो या किसी भी सेक्टर में आप देखिए महिलाएं पहली पंक्ति में खड़ी नजर आ जाती हैं। तो मैडम, जिस तरीके से हम काफी कुछ चीजों को लेकर बात करते हैं, आज अगर हम सोच के बदलाव की बात करते हैं, हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, हम फॉरेन भेजने की बात करते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या लगता है आपको, क्या इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिला है कि अगर बच्चों को हम हायर एजुकेशन दिला दें तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाएगा और उसके बाद में वो फॉरेन भी जा सकते हैं? तो इसमें क्या कुछ बदलाव आया है लोगों की सोच में?
देखिए, बहुत बदलाव आया है इस समय, क्योंकि मोदी जी के सरकार आने के बाद आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, पूरे देश भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, एम्स बहुत खोल दिए गए। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने तो खेल यूनिवर्सिटी भी डेवलप करने का एक प्रावधान दिया है। साथ में आपने देखा होगा एनआरआई कोटे की फीस कम कर दी है एमबीबीएस की, तो वो भी छात्रों को एक बहुत लाभ मिलेगा उसका। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने मोदी जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुले हैं। तो अब जो पहले बच्चे विदेशों में जाते थे, अब मुझे लगता है उसमें संख्या थोड़ी कम हुई है विदेशों में जाने। अभी आपने खेल की बात की, तो हम खेल जगत से भी बात करेंगे और उसमें महिलाओं की आबादी की बात करेंगे, उसमें जो महिला खिलाड़ी उनकी भी चर्चा करेंगे। हमने देखा पिछली बार जब ओलंपिक गेम्स हुए तो उसमें महिलाओं ने किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, वो मेडल लेकर के आई। अगर हम आज वर्तमान में बात करते हैं तो क्या लगता है कि खेलों को लेकर कितनी कुछ ज्यादा अवेयरनेस आई, कितनी कुछ ज्यादा जागरूकता आई है लोगों में, और क्या लगता है जहां पर अगर जागरूकता नहीं है तो कैसे उनको जागरूक किया जाए खेलों को लेकर के? खेलों को लेकर अभी महिलाओं में तो इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भी, और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब जैसे मैंने कहा कि जैसे भी राज्य सरकार खेल यूनिवर्सिटी लेकर आई है, तो निश्चित तौर पर बच्चियां और महिलाएं इसको लेकर प्रभावित होंगी और इसमें आएंगी। इसके अलावा मोदी जी ने तो पहल भी की थी ग्रामीण स्तर पर भी, अगर आपको मालूम हो तो ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिताएं, कबड्डी और इस तरीके के भी खेल, साथ में स्कूल स्तर पर भी, विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। तो बच्चियां तो अवेयर रहती हैं, लेकिन चूंकि बच्चों में अभी वो उतना उत्साह देखने को, बच्चियों में खासकर इतना नहीं है। ये राजस्थान और इस एरिया में नहीं है, हरियाणा और उधर तो बच्चियां नाम रोशन कर रही हैं विश्व भर में भारत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें राजस्थान में थोड़ा सा इस ओर काम करने की आवश्यकता है। मैडम, आप एक महिला, आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई अवसर मिलता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हालांकि सरकारें बहुत सारी स्कीम योजनाएं चला रही हैं, बहुत सारी ऐसे हेल्थ सेक्टर की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर खेल जगत की बात हो, आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पहले आप करना चाहेंगे या पहले होनी चाहिए जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है जब हम काम करने जाते हैं कि जब हमें विकसित भारत, मोदी जी का, हमारा और आपका सबका एक संकल्प है कि 2047 तक हमें उनके उस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाना है, तो महिलाओं के लिए अभी काम करने की आवश्यकता है, उनके हेल्थ सेक्टर में, उनके एजुकेशन सेक्टर में, और ऐसे ही नहीं, ग्रास रूट लेवल तक हमें जाकर काम करना होगा जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में, साथ में जो शहरों में, बस्ती स्तर पर भी हमें उसके लिए काम करना होगा, क्योंकि वहां पर अभी कहीं ना कहीं चीजें छूट जाती हैं। हालांकि हमारी एएनएम और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताएं बहुत अच्छे स्तर पर वहां कार्य कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को और आम जन को इसके लिए आगे आकर काम करना होगा। बिल्कुल। जब हम कभी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसकी बेहतरी के लिए काफी कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद में कई बार चीजें होती हैं। तो मैडम, जिस तरीके चर्चा हमारी हो रही है, हम लोग काफी पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं, तो हम आपसे ये चाहेंगे कि जो हमारे कार्यक्रम जो दर्शक देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारी जो महिलाएं हैं, वो लोग क्या कुछ देख रहे हैं, आप क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ उनके सशक्तिकरण के लिए आप संदेश देंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश दूंगी, मोदी जी ने जो ये अभियान अभी चलाया हुआ है, सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, पहले तो इससे हम सबको जुड़ना है, और इसमें उन्होंने इसको भारत सरकार, साथ में ये होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी के तहत बनाया हुआ एक कार्यक्रम है। तो इसमें क्या है, पूरी सरकार और पूरा समाज। पूरी सरकार में कौन, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके अलावा विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालय, यानी शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और भी आयुष मंत्रालय, इसमें उन्होंने जोड़े हुए हैं। इसके अलावा सोसाइटी में कौन, आम नागरिक, वो सबसे पहले आता है, और महिलाएं ये आगे आएंगी, तभी हम इसको आगे लेके जा पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले हमें इसको आगे लेके जाना। बिल्कुल, इस तरीके से, तो जिस तरीके से आज की हमारी जो चर्चा थी वो स्त्री सशक्तिकरण को लेकर थी, और हमारे साथ जो है लक्ष्मी जी चौधरी जी, आपने काफी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दी और महिलाओं को जो रिप्रेजेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से भी आपने देखा कि महिलाओं को लेकर के केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, काफी कुछ काम कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स चला रही है ताकि उनका सशक्तिकरण किया जा सके और इस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी ऐसे मुद्दे के साथ, लेकिन उसके लिए फिलहाल आज नमस्कार।